अपनी मातृभूमि की ओर। अंडमान द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है, लिटिल अंडमान। ऐसा कहा जाता है कि यही द्वीप अंडमान की जनजातियों का मूल स्थान है। जरावा, अंडमानी, ओंगी और सेंटिनलीज यही से अन्य द्वीपों को गए होंगे, ऐसा लोगों का विश्वास है। ओंगी जनजाति के समुदाय का मानना है कि उनके पूर्वज हजारों वर्ष पूर्व उत्तरी अंडमान के काला पहाड़ नामक जगह में रहते थे। विस्थापित होकर लिटिल अंडमान में ये जनजाति समुदाय कैसे पहुंचे, इस संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है। सदियों पहले ओंगी आदिवासी काला पहाड़ के जंगलों में रहते थे। उनका जीवन शिकार और जंगली कंदमूल व फलों पर आधारित था। उनका जीवन सुखी समृद्ध था। एक बार अचानक कुछ शक्तिशाली लोग काला पहाड़ में प्रकट हुए। उनकी कद काठी आश्चर्यजनक थी। उनके चेहरे से प्रकाश फूट रहा था। प्रकट होते ही उन्होंने ओंगियों को काला पहाड़ छोड़ने का आदेश दिया। ओंगी समुदाय भयभीत था। उनमें युद्ध करने का साहस न हो सका। कोई विकल्प न होने पर भारी मन से उन्होंने अपनी जमीन छोड़ने का फैसला किया। जंगलों को पार कर उन्होंने समुद्री रास्ते से आगे बढ़ने के लिए बड़ी होड़ियां बनाई। परिवार सहित उन्होंने अपनी मातृभूमि को भरी आंखों से देखा और अनजान द्वीप के लिए चल पड़े। उन्होंने अपनी नई दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम न किया था और ना ही उन्हें कुछ मालूम था। कई दिन भूखे प्यासे भी गुजारने पड़े। मछली का शिकार करते और कुछ न मिलने पर मन मसोस कर आगे बढ़ जाते। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक द्वीप दिखाई पड़ा। द्वीप में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। कहीं कोई स्पष्ट राह दिख नहीं रही थी। भूख से बेहाल उस समुदाय की हिम्मत टूट रही थी। आखिरकार उन्होंने इस द्वीप में बसेरा करने का निश्चय किया। उस स्थान का नाम तांबेगुए था, यानी लिटिल अंडमान का एक छोटा सा भाग। अपनी जीविका और ठिकाने के लिए वे इधर उधर भटकने लगे। उन्हें सूअर, कंदमूल और फल दिखाई दिए। उन्हें लगा यहां जिया जा सकता है। कुछ लोग वहीं रुक गए। कुछ और लोग सुदूर दक्षिण की तरफ भोजन की खोज में निकल गए। भटकते भटकते वे टोकोबुले नामक जगह में पहुंचे, जिसे आज डुआंग क्रीक कहा जाता है। उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया और रहने लगे। ओंगी जनजाति का यह समुदाय मजबूरी में काला पहाड़ से विस्थापित तो हो गया, किंतु अपनी मातृभूमि को भूल ना सका। वो हर समय ये सोचकर दुखी हुआ करता कि उन्हें अपने पूर्वजों की जमीन छोड़नी पड़ी। अपने नए स्थान लिटिल अंडमान में विस्थापित ओंगियों ने एक जलसा किया, जिसका उद्देश्य था अपने नए स्थान को पूरी तरह स्वीकार करना। वो जलसा टोकेबुलेगे नामक जगह पर आयोजित हुआ। सभी परिवारों ने इसमें भाग लिया और अपने ईश्वर पुलुगा की अर्चना की। बाद में सामूहिक भोज और नृत्य का कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम आधी रात तक चलता रहा। उसके बाद सभी अपनी अपनी क्वालांडा अर्थात झोपड़ियों में चले गए। उनका राजा तांबोले भी आयोजन के बाद विश्राम करने चला गया। उसे गहरी नींद आ गई। देर रात उसे अनोखा सपना आया। सपने में एक स्त्री दिखाई दी, बेहद दुखी और थकी हारी। एक गहरी उदास चुप्पी के बाद वो बोली, तुम सबने मुझे भुला दिया। मैंने तुम सभी को अपनी गोद में खिलाया। तुम्हारे पूर्वज भी मेरी छाया में सुखी संपन्न थे। मैं तब कितनी खुश थी। जब से तुम यहां से चले गए, कितनी अकेली हो गई हूं मैं। काला पहाड़ की तुम्हारी धरती अब कितनी वीरान हो गई है। मेरे बच्चों, कितनी किलकारियां जाने कहां खो गई है। मेरा सुख चैन खो गया और तुम जलसा कर रहे हो। एक बार भी मेरी सुध तुम्हें ना आई। तुम कृतज्ञ हो, क्षमा करने योग्य भी नहीं।
वरना भला कोई अपनी मातृभूमि को इस तरह विसार देता है। तांबोले को देर तक अंतिम वाक्य सुनाई देते रहे, मानो किसी ऊंचे पहाड़ से टकराकर चंद वाक्य लौट रहे हो। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे देर तक स्वप्न अर्थ समझ में ना आया। वो परेशान हो उठा। 2-3 दिन की माथापच्ची के बाद भी जब वो स्वप्न का अर्थ पूरी तरह से न समझ सका तो उसने बुजुर्गों की सभा बुलाई। उसके चेहरे की मानो रौनक चली गई हो। ऐसी परेशानी उसमें कभी नहीं देखी गई थी। एक वृद्ध ने कहा, तुम अधिक चिंतित लगते हो, जरूर कोई अनहोनी बात होगी। तंबोले ने पूरी स्वप्न कथा सुनाई और किसी फैसले की प्रतीक्षा में बुजुर्गों की तरफ ताकने लगा। आपसी विचार विमर्श के बाद उन्होंने समझा कि वो स्त्री जरूर उनकी मातृभूमि होगी जो स्वप्न में स्त्री बन प्रकट हुई। काला पहाड़ छोड़ने के बाद कोई उधर गया नहीं। अवश्य इसी कारण वो नाराज हो गई है। मुमकिन है उसके क्रोध से हम सभी पर कोई विपत्ति आ जाए। इसलिए हमें काला पहाड़ यानी मातृभूमि जाकर पूजा करनी चाहिए। हो सकता है वो प्रसन्न होकर हम सभी को क्षमा कर दे। अगर ये प्रायश्चित नहीं किया गया तो तोमाले, दुष्टात्मा जो ओंगियों को परेशान करता है, को हमारा जीवन नरक बनाने का मौका मिल जाएगा। हमें काला पहाड़ जाने के पूर्व टयाम बोंगलांग को, महाशक्ति को भी प्रसन्न करना चाहिए ताकि बीच में तोमाले हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। राजा बुजुर्गों की बात से सहमत हो गए। एक बार फिर एक लंबी यात्रा के लिए तैयारियां होने लगी। 2 बड़ी बड़ी नावें बनाई गई। 2 समूहों में से कुछ लोगों का चुनाव हुआ। रास्ते के लिए आवश्यक सामग्री सहेजी गई। फिर विदाई का दिन आ पहुंचा। सभी ने पुलुगा टयाम बोंगलांग को और समुद्र की अर्चना की। सभी के हृदय भरे हुए थे। कौन जाने उनके हृदय के अभिन्न टुकड़े लौट भी पाएंगे या नहीं। वे भाग्य के भरोसे अपने बच्चों को अपने से विलग कर रहे थे। सभी की आंखों में आंसू थे। वे दुष्टात्मा तोमाले के प्रकोप से आकंठ डरे हुए थे। सभी लोग प्रार्थना करने लगे। दोनों नावों ने किनारा छोड़ा और आगे बढ़ने लगे। हाथों को हिला हिलाकर परिवारजन उन्हें विदा कर रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से झर रही थी। अधरों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद निकल रहे थे। धीरे धीरे दोनों नावें आंखों से ओझल होने लगी। वे बीच समुद्र में पहुंच चुकी थी। कुछ घंटों के बाद मौसम में परिवर्तन दिखाई देने लगा। बादल गहरा उठे थे। ठंडी हवाएं बहने लगी। लहरों के वेग में भी अचानक परिवर्तन दिख रहा था। दोनों ही नावों में बैठ ओंगी आदिवासी अनुभव के आधार पर तूफान की संभावनाएं देख रहे थे। वे संशकित हो उठे। उन्हें लगा अवश्य तोमाले सक्रिय हो उठा है। वो नहीं चाहता कि हम मातृभूमि तक पहुंचे। उसी ने हमें काला पहाड़ से कपट पूर्वक हटाया है। एकाएक लहरों में प्रबल वेग दिखाई देने लगा। वे महाशक्ति का स्मरण करने लगे। उन्होंने अपनी मातृभूमि को याद किया, किंतु लहरें लगातार भयावह हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहटों ने उनके भीतर की तेज सिहरन दौड़ा दी थी। उनके सम्मुख विपदा मुंह बाएं खड़ी थी। उन्हें लगा वे कभी भी समुद्र में समा सकते हैं। प्रार्थनाओं के स्वर तेज हो उठे। उनकी प्रार्थनाएं जैसे नाकाम हो उठी थी। इसी बीच समुद्र अधिक अशांत हो उठा। वे भरसक कोशिश कर रहे थे कि नावों को संभाले रखें, किंतु बड़ी सी एक लहर आई। उसके तांडव पर एक नाव उछली और तेजी से पलट गई। ये एक करुण दृश्य था। दूसरी नाव में बैठे लोग उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। वे किसी तरह तैरकर अपने को बचाने में लग गए। वे दूसरी नाव की तरफ बढ़ रहे थे। लहरों का वेग उन्हें रोक रहा था, किंतु उनकी हिम्मत अब एकमात्र सहायक थी। वे बढ़ रहे थे। दूसरी नाव किसी तरह चक्रपात की चपेट से सुरक्षित बच गई थी। समुद्र अब भी अशांत था।
किंतु खतरा शायद टल गया था। डूबने से जितने लोग बच गए थे वे एक एक कर दूसरी नाव में पहुंच गए। काफी प्रतीक्षा के बाद 5 साथी नहीं लौटे। वे शायद समुद्र की दाढ़ में समा गए थे। ये बचे हुए ओंगियों के लिए कष्टप्रद था। वे हिचकियों में डूब गए। उन्हें कोई राह न सूझ रही थी। एक ओर तोमाले का भय, दूसरी ओर मातृभूमि की चेतावनी। संकट के समय में वे आपस में एक दूसरे को धैर्य बंधा रहे थे। आखिरकार दूसरी नाव के प्रमुख कप्तान ने कहा, बहुत सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें काला पहाड़ जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो प्रायश्चित अधूरा रहेगा और हमारी धरती का कोप हमारे परिवारों पर टूट पड़ेगा। अगर हम न भी लौटे तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे पूर्वज हमारी कोशिशों के गवाह रहेंगे। संभव है वे हमारी मदद करें और मातृभूमि को समझाए। अब यही रास्ता हमारे परिवारों को विपत्ति से बचा सकता है। सभी में जैसे उत्साह और बलिदान हो जाने की लहर सी दौड़ गई। सभी सहमत हो गए। उन्होंने फिर से यात्रा आरंभ की। समुद्र आश्चर्यजनक ढंग से शांत हो गया था। कुछ दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद उन्हें काला पहाड़ द्वीप दिखने लगा। वे खुशी से झूम उठे। उनके बाजुओं में जादुई शक्ति भर उठी। वे जल्दी जल्दी चप्पू खेने लगे। सांझ ढलने के पहले उनके पांव अपनी मातृभूमि पर थे। उन्होंने पूर्वजों की धरती को नमन किया तथा लकड़ियों और भोजन की खोज में निकल गए। उन्हें आपस में रगड़कर आग जलाने वाली दोनों लकड़ियां मिल गई थी। कुछ लोग मछली और कछुआ मार लाए। आग जलाई गई और मांस की गंध चारों तरफ फैल गई। मांस भुनते ही सब एकत्रित हो गए। पारंपरिक तरीके से उन्होंने मातृभूमि और टायांग बोंग लांगको का स्मरण किया। भोजन का एक हिस्सा उन्हें सौंपकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। प्रायश्चित की रस्म के बाद उन्होंने भोजन किया और वहीं ठहर गए। कुछ लोगों ने रात को पहरा दिया, बाकी लोग सो गए। कोई अशुभ घटना नहीं हुई। अगले 2-3 दिनों तक उन्होंने इसी तरह प्रायश्चित किया। साथ ही वापसी के लिए खाद्य सामग्री और जल जुटाते गए। चौथे दिन फिर से प्रार्थना कर वे लौट पड़े। वापसी यात्रा में समुद्र शांत था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे लिटिल अंडमान की धरती पर पहुंच गए। सभी में हर्ष भर उठा। जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए उनके लिए सभी को दुख था, किंतु ओंगियों ने इसे बलिदान के रूप में लिया। सर्वसम्मति से मृतात्माओं की शांति के लिए एक रात्रि भोज हुआ। इसी आयोजन में मातृभूमि और महाशक्ति की प्रार्थना कर उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। साथ में ये भी निर्णय लिया गया कि हमें अपने पूर्वजों की धरती को नहीं भूलना है। साल 2 साल में काला पहाड़ की धरती को नमन करने जाना चाहिए। ओंगी अभी भी अपने पूर्वजों की धरती काला पहाड़ से उत्कट लगाव रखते हैं। अब यात्राएं भी सुगम हो गई हैं और ओंगी कभी कभार ही सही अब भी काला पहाड़ जाने का कार्यक्रम बनाते रहते हैं। ये लोक कथा अंडमान निकोबार की है। इस कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।